अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट को लेकर हमने स्पेशल क्लास शुरू कर दी है और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर चला रहे हैं। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो स्पेशल जो सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे आज के हम सवाल देखने वाले हैं, जहाँ पर टेट एग्जाम में टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टीचिंग सीरीज का पहला वीडियो है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर उस पेपर के अंदर, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपको नौकरी दिलाने वाला है और वहां पर वो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हमारा पहला सवाल। प्रोबेबली द फैक्टर मोस्ट डिटरमेंटल टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन इज। मुमकिना तौर पर तदरीसी पेशे के दिमागी सेहत के लिए सबसे नुकसानदा अंसर ये क्या है इन ऑप्शन में से? एक्सेसिव टीचर लोड, यानी असातिज़ा पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोझ के में भरी हुई क्लासरूम, ज़ाती तनाज़ात, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्रिएटिवली, तख्लीकी तौर पर खुद का इजहार करने के मौके की कमी, या फिर मोनोटोनी यानी यक रंगी यानी बस एक जैसा काम करते रहना, और बोरियत जिसे हम कहते हैं। तो दिमाग पर असर करने वाली इन सब चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने बताना है। जल्दी से कमेंट करके आप जवाब भी दे सकते हैं, मैसेज करके। सबसे ज्यादा दिमाग पे जो टेंशन आता है वो किस वजह से आता है? चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सेसिव टीचर लोड, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन, या मोनोटोनी यानी बस एक जैसा काम करते रहे और बोर होते ही रहे, बोर हो जाना, बोरिंग, एकदम बोरिंग करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है मोनोटोनी, यानी कि एक जैसा काम करते रहे, बोर हो गए तो अपना जो दिमाग है ना वो एकदम झुंझला जाता है। अपन बोलते हैं कि आप अपने दूसरा कुछ करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो आंसर है वो है मोनोटोनी, एक जैसा काम करना और बोर होते जाना। यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल हमारे पास में है कि द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ अ फेल्यूर इन द बिगिनिंग फॉर अ टीचर्स लाइज इन द एरिया ऑफ। असातिज़ा के लिए शुरुआत में नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह उस इलाके में वाक़ है, मतलब क्या? खाली जगह में। अब ऑप्शन देखने हैं हमारे पास में। जनरल कल्चर, उमूमी कल्चर, जनरल स्कॉलरशिप, सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड मौजू का पस मंजर, या इंटरपर्सनल रिलेशन जाती ताल्लुकात। असातिज़ा के लिए शुरुआत में नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह उस इलाके में वाक़ है। अब क्या? जनरल कल्चर वहां का, स्कॉलरशिप, सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड, या फिर जाती ताल्लुकात। एक फैक्टर होता है जो कि एक टीचर्स को शुरुआत में जब वो कहीं पर अपॉइंट होता है तो उसको प्रॉब्लम जाती है उसके नाकामी की। मौजू का पस मंजर, सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड। एक ऑप्शन हमारे पास में है जनरल कल्चर, एक है जनरल स्कॉलरशिप, एक है सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशन यानी कि जाती ताल्लुकात। तो आपने ये बताना है कि इनमें से क्या बड़ी वजह होती है जब कई टीचर कहीं जाके अपॉइंट होता है और उसको वहां पर प्रॉब्लम जाती है। तो चलिए इसका मैं जवाब बता दूं आपको। इसका जवाब है इंटरपर्सनल रिलेशन यानी कि जाती ताल्लुकात। अब जाती ताल्लुकात क्यों है? क्योंकि अभी समझ लो आप कहीं पर अपॉइंट होते हैं, एक जगह जाते हैं, अब आपके तो वहां ताल्लुकात नहीं रहते,
आप तो अनजान है उस जगह के लिए। तो शुरुआत में जैसे जैसे आपको आपका सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होगा, आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, स्कॉलरशिप का तो कोई रोल नहीं है इसके अंदर। जो रिलेशन रहते हैं, मतलब जब टीचर अपने गांव वालों से, मतलब जो वहां पर उसकी स्कूल है वहां गांव वालों से उसके रिलेशन रहते हैं, तो धीरे धीरे बनते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत के अंदर जो जाति ताल्लुकात है, वो सबसे बड़ा जो कॉज है फेल्यूर का, वो जाति ताल्लुकात होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था, डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब जाती है तब जब अपना ताल्लुकात नहीं रहते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अपने जब कांटेक्ट रहते हैं तो काम हो जाता है, मगर कांटेक्ट नहीं होने की वजह से शुरुआत में टीचर को तकलीफ जाती है। फिर जैसे जैसे टीचर अपने काम से लोगों को बताता है कि टीचर का किस तरह से काम है, तो फिर वहां पर उसके ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं और फिर उसको फायदा हासिल होता है उसका। तो शुरुआत में ये इसकी सबसे बड़ी एक वजह है। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड कुछ एक सवाल आते हैं तो वो हम देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ कैन टीचर डिटेक्ट माल न्यूट्रिशन चाइल्ड? एक उस्ताद कैसे ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चे का अंदाजा कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास में है, लो एनर्जी लेवल यानी एनर्जी की सतह में कमी, ड्राई स्केली स्किन खुश्क फलसी जिल्द, दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों भी। एक उस्ताद कैसे ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चे का अंदाजा कर सकता है? ओके, एक एक हमारे पास में जवाब आ रहा है, ए ऑप्शन आया है। डी डी भी हमारे पास में जवाब आ रहे हैं। आपने ये अंदाजा लगाना है कि एक उस्ताद कैसे ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चे का अंदाजा लगाएगा। क्या देखकर आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत की कमी है, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन होता है, जिसको खाना पीना जो मिलना वाला है, वो खाने पीने में सब चीज़ें आ गई है, तो वो किस चीज़ से अंदाज़ा लग सकता है? एनर्जी की कमी की वजह से, खुश स्किन की वजह से, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों भी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों भी, क्योंकि सबसे एनर्जी लेवल जो है वो तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि एनर्जी इसके अंदर नहीं रहेगी। साथ साथ में अगर वो सही तरीके से उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलेंगी तो इसकी जो स्किन है वो भी वहां पर खराब होते जाएंगी। अगर अभी देख लीजिए, अभी सर्दी के मौसम चल रहे हैं, अगर आप पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा, जो कि अक्सर होता है, तो अपनी स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। मतलब वो माल न्यूट्रिशन की एक अलामत है, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड जिसे कहेंगे। तो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से वो होता है। अब ग़िज़ा मतलब पानी भी अपन जो है वो अपनी ग़िज़ा में शामिल है, पानी अपन पीते हैं, तो उसकी कमी की वजह से भी अपनी ड्राई स्किन होती है। तो यहाँ पर दोनों भी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि विच टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर? दो हयाती अवामिल शख्सियत की, कौन से दो हयाती अवामिल शख्सियत की साख्त को असरअंदाज करते हैं? जेनेटिक, हेरिडिटी, दोनों भी, या कोई भी नहीं? बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से है जो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को, यानी अपनी पर्सनैलिटी किस तरह से रहती है? तो ये किस पर डिपेंड करता है? जेनेटिक, हेरिडिटी, दोनों भी, या दोनों भी नहीं? सवाल समझ में नहीं आया। कौन से दो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि अपनी जो पर्सनैलिटी जैसी रहती है, जैसे स्ट्रक्चर अपनी पर्सनैलिटी का है,
तो वो कौन क्या रहते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी, या दोनों भी, या दोनों भी नहीं? ये हमें बताना है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस पर डिपेंड है? जेनेटिक, यानी जो अपने को आपकी जो पर्सनैलिटी रहती है वो जेनेटिक पे डिपेंड है, ऐसा एक जवाब आया है हमारे पास में। और बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब असल में है क्या। तो इसका जवाब रहेगा दोनों भी। देखिए, इंसान की जब रिप्रोडक्शन होती है तो वो जीन से मिलकर होता है, ठीक है। मदर और फादर के जो जीन्स होते हैं, 23 जीन्स जो होते हैं, उससे मिलकर इंसान बनता है। और फिर उसके बाद में वो उसकी पर्सनैलिटी तो उसके ऊपर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मगर साथ ही साथ हेरिडिटी भी है, यानी विरासती। किसी के ऐसा रहता है कि किसी के घर में सब लंबे लंबे लोग हैं, अच्छी हाइट वाले हैं, तो वो भी हाइट वाला रहता है। या फिर किसी के घुंघराले बाल होते हैं, तो वो सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कहीं कहीं पर ऐसा रहता है कि दोनों माँ बाप हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी आता है, दोनों माँ बाप दुबले हैं तो बच्चा भी दुबला आता है। तो उसकी जो पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो हेरिडिटी पर भी बहुत यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मे बी 100% ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चा ऊंचा है, वो वेरिएशन भी होता है वहां पर। मगर ज्यादातर तो हेरिडिटिकल बहुत बड़ा फैक्टर है, और साथ साथ में जीन तो है ही है। आपने बायोलॉजी की क्लासेस में पढ़ा होगा, 10वीं 12वीं में अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर उसके बारे में और डिटेल में है कि भाई इंसान किस तरह से हर जीन्स होते हैं, वो लड़ते हैं एक दूसरे से। अपने बाल का कलर, स्किन का कलर, आंखों का कलर, माँ और बाप के जीन्स पे जो डोमिनेट होता है वैसा बच्चे के ऊपर में उसका जीन्स आता है। तो ये आ, दोनों भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। If you are coming to school regularly by car, when the school principal has asked you to attend to some school guest, how would you take your decision? अगर आप कार से बाकायदगी के साथ स्कूल आते हैं, मतलब डेली स्कूल कार से आते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए आपसे किसी स्कूल के मेहमान की देखभाल करने के लिए कहने पर आप अपना फैसला कैसा करेंगे? यानी वो कार के जरिए उनको लाना है, लेके जाना है। अगर आपका ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है तो आप उसको क्या जवाब देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे? ऑप्शन ए हमारे पास में है कि यू रिफ्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट नॉट अ टैक्सी टू एंटरटेन अदर। आप डायरेक्ट उनको इनकार कर देंगे, क्योंकि ये जो आपकी गाड़ी है ये कोई टैक्सी नहीं है कि दूसरों को आप उसमें तफरी कराते रहेंगे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यू नाइदर फाइंड यूर सेल्फ इन अ पोजिशन टू रिफ्यूज नॉट टू डू यू लाइक एक्सेप्ट द ऑफर। यानी आप ऐसी पोजीशन में नहीं है, या आप इनकार कर सके या फिर आप कबूल कर सके, आप वो पोजीशन में है नहीं, आप बीच में अटके हुए हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है आप उन्हें एक टैक्सी का इंतजाम करने का मशवरा देते हैं। यू सजेस्ट हिम टू अरेंज अ टैक्सी। आप बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो, एक टैक्सी कर लो, आप ऐसा बोलेंगे। या फिर यू बी अ गुड स्पोर्ट एंड हेल्प सपोर्ट स्पोर्ट एंड हेल्प द स्कूल गेस्ट। आप पेशकश कबूल कर लेंगे और स्कूल के मेहमान की मदद करेंगे। चार ऑप्शन में से आपने बताना है जो आपको आप करना चाहते हैं। तो ज्यादातर यहां पर डी आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है?
डी की क्या खास वजह लग रही है? देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब हमारे पास में है डी, यू बी अ गुड स्पोर्ट एंड द हेल्प द स्कूल गेस्ट। आप पेशकश कबूल कर लेंगे और स्कूल के मेहमान की मदद करेंगे। क्योंकि हमेशा आपको ऐसा जवाब चूज करना है जहां पर आपको पॉजिटिव आंसर दिखे, वो आपने वहां पर चूज करना है। नेगेटिव अगर आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो आपने उसे वहां पर चूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन यूर स्कूल, आपके स्कूल में नज्म जब्त का बहुत बड़ा मसला है, विच डिस्टर्ब द रूटीन ऑफ द स्कूल, जिससे स्कूल के मामूल में रुकावट आती है। What do you like to do to deal with such an utter chaos? इस तरह के बदनज़मी से निपटने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सवाल आपके समझ में आया है मुझे लगता है। अगर आपके स्कूल में नज्म ज़ब्त का बहुत बड़ा मसला है जिससे स्कूल के मामूल में रुकावट आती है, इस तरह की बदनज़मी से निपटने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन हमारे पास में है। आप इस मसले की वजूहात को खत्म कर देंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है, आप प्रिंसिपल की इजाजत से एक ज़ाब्ती कमेटी बनाएंगे और सख्ती के साथ इसके कवानीन लागू करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है, आप बदमाशों के एक ग्रुप के साथ मुलूस होंगे और उनकी मदद से दुश्वारी पैदा करने वाले ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। या फिर आपके ख्याल में आप यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए है, अमन और फलाह बहबूद की निगरानी के लिए नहीं। चलिए बताइए ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको? बी ऑप्शन लग रहा है। क्या है बी ऑप्शन? आप प्रिंसिपल की इजाजत से एक ज़ाब्ता कमेटी बनाएंगे और सख्ती के साथ उसके कवानीन लागू करेंगे। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। बिल्कुल सही है, बी ही इसका राइट आंसर है। क्योंकि मसले को तो खत्म नहीं कर सकते, बदमाशों से हम मिल भी नहीं सकते और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है यहाँ पर कि मैं डिसिप्लिन करते बैठूं। तो आप एक बाकायदा एक कमेटी बनाएंगे जो कि इसके ऊपर नजर रखेंगे और फिर रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करते हुए आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ऑप्शन भी ऐसे चूज करनी है, ऑप्शन देखकर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके इसका जवाब हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम इज दैट ही इज। क्लासरूम में उस्ताद की हैसियत का बेहतरीन बयान यह है कि वो चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, वन मेंबर ऑफ द ग्रुप। डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप दो बार आ गया ऑप्शन में। चलिए बताइए फिर इन तीनों में से क्या जवाब रहेगा इसका। एक टीचर की बेस्ट स्टेटमेंट क्या है? क्लासरूम में उस्ताद की हैसियत का बेहतरीन बयान ये है कि वो चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, वन मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्या हो सकता है? डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, मेंबर ऑफ द ग्रुप। देखिए इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो किसकी होती है? नहीं, जो डायरेक्टर है वो पूरे चीज को कैप्टन ऑफ द शिप जिसे कहते हैं, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, उसके अंडर में सब काम होता है। तो यहां पर डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्लास में वो कंट्रोल करता है
किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, और वो सब हैंडल करेगा पूरी सिचुएशन, तो उसके हाथ में पूरी बागडोर होती है। इसलिए डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन, उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी इसमें है, किस में है? अब प्लानिंग, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, तालीमी तजुर्बात की मंसूबाबंदी, इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द पॉलिसीज, पॉलिसियों को लागू करना और इंतजाम करना, प्रोमोटिंग ह्यूमन रिलेशन विद पेरेंट्स, वालिदैन के साथ इंसानी ताल्लुकात को फरोग देना, एक्सपेरिमेंटिंग विद टीचिंग टेक्निक्स, तदरीस की तकनीक के साथ तजुर्बा। उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी इसमें से कौन सी है, ये हमें बताना है। चारों भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप बता सकते हैं इन चारों भी ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहेगा। तालीमी तजुर्बात की मंसूबाबंदी, पॉलिसियों को लागू करना और इंतजाम करना, वालिदैन के साथ इंसानी ताल्लुकात को फरोग देना, तदरीस की तकनीक के साथ तजुर्बा। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है यहाँ पर। ए ऑप्शन हमारे पास में इसका जवाब आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। बिल्कुल सही, ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि टीचर का काम पहले है कि जो तालीमी तजुर्बात की मंसूबा बंदी करना है, किस तरीके से प्लानिंग करना है कि एजुकेशन वो दे, ना कि पेरेंट्स के साथ में उसका काम बहुत बाद में चीज है। ये पहले उसका काम है कि एक प्लानिंग कर लेना है कि किस तरीके से वो पढ़ाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा उसका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले और आखिरी सवाल की ओर। द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ टीचर परमिट्स देम टू, असातिज़ा के अखलाकियत का कोड उन्हें इजाजत देता है कि। अब यहाँ पर टीचिंग रूल के मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया है। अपनी क्लास में तालिब इल्म को तनख्वाह के लिए पढ़ाए, क्लास के बाहर सियासत में हिस्सा ले, खाली जगह के ऐलान से पहले मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त करे, यानी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दे पहली चीज, डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर एज ही सीज फिट, खुफिया मामलात पर गुफ्तगू करे जैसा कि वो मुनासिब समझता है। क्या उसको अलाउ करता है टीचर्स को कोड ऑफ एथिक्स जो है? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से आपने जवाब देना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको बराबर? सवाल समझ में आया आपके? डी, डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर एज ही सीज फिट, खुफिया मालूमात पर गुफ्तगू करे जैसा कि वो मुनासिब समझता है। क्या इसकी इजाजत देता है उसे कोड ऑफ एथिक्स? अब यहां पर ऑप्शन को आप कट करते रहे, क्या क्या लग रहा है देखो। अपने क्लास में तालिब इल्म को तनख्वाह के लिए पढ़ा, ये तो नहीं लग रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अप्लाई फॉर अ जॉब बिफोर इट्स वैकेंसी इज अनाउंस, वैकेंसी नहीं है और जॉब को अप्लाई कर दे रहा है, तो ऐसा भी, ये भी उसको नहीं है। खुफिया मामलात पर गुफ्तगू करे, अब वो फिर गुफ्तगू कर रहा तो खुफिया मामलात कैसे रह रहे, ये भी नहीं लग रहा है। क्लास के बाहर सियासत में हिस्सा ले, देखो एक प्राइवेट स्कूल का जो टीचर होता है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, उसको अलाउ है कि वो, रूल 81 में ये कहा गया है कि वो पढ़ हिस्सा ले सकता है सियासत के अंदर। और जो जिला परिषद में भी होती है तो वो भी उनके संगठन के इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें भी हिस्सा ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने ये सवाल देखा है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से रिलेटेड यानी टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो आपके समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें जवाब सवाल आपका पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट में जो सवाल पूछे गए हैं उसका मैं जवाब दूं। और जब भी लाइव सेशन रहेगा तो हम वो कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे, या फिर अ, आप उस लाइव सेशन में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।